गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का जो नया टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस नियम की सहायता से हम दो आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात कर सकते हैं और उसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम अभी ये मानकर चलेंगे कि दोनों आवेश आपके स्थिर अवस्था में है, दोनों आवेश निर्वात में रखे हुए हैं और दोनों आवेश बिंदुवत है। बिंदुवत का मतलब यह है कि आवेश की जो साइज है वो उन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है। साइज दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है। सपोज आपका ये पहला चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2 और इनके केंद्र के बीच की दूरी R है। तो कूलाम के अनुसार इनके बीच में जो बल लगेगा F वो प्रोपोर्शनल है दोनों आवेशों के गुणनफल के Q1 Q2। नंबर 2, विद्युत बल का मान इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दिस इज सेकंड इक्वेशन। कूलाम के अनुसार विद्युत बल आवेशों के गुणनफल पर और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दोनों इक्वेशन को मिलाकर लिखें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर कांस्टेंट के रूप में हम K यूज करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। K को हम कूलाम नियतांक कहते हैं। कूलाम नियतांक माध्यम पर निर्भर करता है। यदि हम निर्वात की बात कर रहे हैं तो निर्वात के लिए K की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 और इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यदि ये वैल्यू हम एप्सिलॉन नॉट की यहां पर पुट करें, पाई की वैल्यू पुट करें और सोल्व करें तो K की वैल्यू 9 × 10⁻9 और यूनिट इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर है। और मैं बता चुका हूं K की ये वैल्यू मैक्सिमम है। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं और ध्यान रखना है ये वैल्यू सबसे मिनिमम है। एप्सिलॉन नॉट मिनिमम है इसलिए K मैक्सिमम है। K की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका कूलाम बल का फॉर्मूला आ गया दो आवेशों के बीच में जब वे स्थिर हो, निर्वात में रखे हो और बिंदुवत हो। यहां पर आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यदि मैं इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में देना चाहूं, F वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। यहां R कैप दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का इकाई सदिश है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का एकांक सदिश है। इसका मतलब यह है कि Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा
वो इसी लाइन पर लगेगा। Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा वो दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर लगेगा और इस बल को हम F21 कहेंगे, 1 के कारण 2 पर। सिमिलर Q2 के कारण जो Q1 पर बल लगेगा वो भी इनको मिलाने वाली रेखा पर ही होगा और इसको हम कहेंगे F12। बल की दिशा एक आवेश के केंद्र से दूसरे आवेश के केंद्र की ओर जा रही है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो आपका विद्युत बल है वो केंद्रीय बल है। विद्युत बल केंद्रीय बल है। तो इस तरह से आपने दो आवेशों के बीच में निर्वात में विद्युत बल का सूत्र ज्ञात किया। अब हम यहां पर यह ज्ञात करते हैं कि यदि ये दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हो तो क्या होगा। तो इस सूत्र में जब माध्यम की बात की जाएगी तो विद्युतशीलता चेंज हो जाएगी। यदि आवेश को माध्यम में रखा जाए जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, तब विद्युत बल F M फॉर मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपकी ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इस इक्वेशन से साफ स्पष्ट है कि आपके एप्सिलॉन का मान यदि बढ़ता है तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल का मान घटता है। अभी हमने ये डिस्कस किया था कि विद्युतशीलता का मान सबसे कम निर्वात का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो विद्युत बल लगेगा वो निर्वात में ही लगेगा। माध्यम की उपस्थिति आने पर विद्युतशीलता का मान बढ़ जाता है और नतीजा ये होता है कि विद्युत बल का मान कम हो जाता है। एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विथ एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन आर को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसकी वैल्यू मैं पहले बता चुका हूं। 81 पानी के लिए, इंफिनिटी धातु के लिए और 1 निर्वात के लिए। ये वैल्यू हम इक्वेशन 5 में पुट करते हैं तो आप देखेंगे Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Fm इक्वल टू, यदि मैं यहां पर एप्सिलॉन R छोड़ देता हूं तो इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F बन जाएगा अपॉन एप्सिलॉन R। तो इसका मतलब माध्यम की प्रेजेंस में जो बल का मान होगा निर्वात के बल का 1/एप्सिलॉन R गुना होगा। यदि मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं, इनके बीच में निर्वात में F बल लग रहा है। यदि इन्हें मैं पानी में डुबो दूं तब इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल F/एप्सिलॉन R 81 F/81 हो जाएगा, यानी कि बल का मान 81 गुना कम हो जाएगा। और यदि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई धातु की प्लेट रख दूं या कोई छड़ रख दूं तो उस स्थिति में इनके बीच में लगने वाले बल का मान F अपॉन धातु के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू मैंने अभी इंफिनिटी बताई है, डिवाइड बाय इंफिनिटी
देन Fm इक्वल टू 0। उस समय इन दोनों आवेशों के बीच में कोई बल नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि यदि कोई दो चार्ज है और इन दोनों चार्जों के बीच में यदि कोई धातु रखी हुई है तो उस केस में उन दोनों आवेशों के बीच में विद्युत बल नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये बोर्ड में पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहां पर आपके कूलाम के नियम समाप्त होता है। यहां पर आपने निर्वात की स्थिति में, माध्यम की स्थिति में आपने बल का मान ज्ञात करना सीखा। डायरेक्शन भी आर कैप के रूप में सीखी है। यहां पर भी यदि आप वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो आर कैप लग जाएगा। अब हम यहां पर यह सिद्ध करेंगे कूलाम के नियम की सहायता से कि विद्युत बल क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। विद्युत बल क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। इसके लिए हम एक निकाय ले लेते हैं एक्स वाई। यहां पर आपने एक चार्ज लिया Q1 और दूसरा चार्ज आपने ले लिया Q2। पहले चार्ज का O के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 लिया और Q2 का पोजीशन वेक्टर O के रेस्पेक्ट में R2 लिया। यहां पर Q1 Q2 पर विद्युत बल लगाएगा और Q2 Q1 पर विद्युत बल लगाएगा। दोनों पॉजिटिव मान लेते हैं तो Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब Q1 का जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन Q2 को दूर भेजने की तरफ होगी। तो दिस इज F21, एक के कारण दो पर। सिमिलर 2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा तो इस पर जो बल की डायरेक्शन होगी वो Q1 को दूर भेजने की होगी और इस बल को हम लिखेंगे F12। तो इस प्रकार Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, Q2 Q1 पर बल लगा रहा है और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों बल बराबर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। इन दोनों के बीच की दूरी वेक्टर फॉर्म में R12 मॉडुलस या R21 मॉडुलस, क्योंकि परिमाण में आप A बिंदु से B बिंदु पर जाइए चाहे B से A पर जाइए, दूरी इक्वल ही रहेगी। तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। सो हम लिख सकते हैं Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल दिस इज F21, जिसके कारण लगता है उसे हमें पीछे लिखना है, इक्वल टू के Q1 मल्टीप्लाई Q2, आवेशों का गुणनफल, इनके बीच की दूरी R12 मॉडुलस का स्क्वायर और डायरेक्शन R12 कैप। सिमिलर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो वी कैन राइट F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 मॉडुलस स्क्वायर R21 कैप, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आपके दोनों फोर्स आ गए। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, सो R21 मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R12। बट यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं तो R21 कैप इक्वल टू माइनस R12। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड आप A से B यदि 10 सेमी है तो B से A भी 10 सेमी आएगा। ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 मॉडुलस स्क्वायर R मॉडुलस कैप इन नेगेटिव। F12 नेगेटिव बाहर लेते हैं और बाकी आप देखिए इक्वेशन 1 बन गया, के Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 कैप, सो वी कैन राइट F21
इक्वेशन नंबर थर्ड से आप क्लियर देख रहे हैं कि दोनों फोर्स इक्वल है और माइनस का साइन ये बता रहा है कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। इससे प्रूफ होता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। इंपॉर्टेंट है। इससे आप कई न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। विद्युत बल की एक प्रॉपर्टी और हम इस वीडियो में लेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको समझने के लिए भी हम एक निकाय ले लेते हैं। ओ मूल बिंदु लेते हैं। आप एक चार्ज लीजिए Q1, एक चार्ज ले लीजिए Q2, एक चार्ज ले लीजिए Q3, एक चार्ज Qn। टोटल n आवेश लेते हैं, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn। ठीक है, हमने एक सिस्टम लिया जिसमें n चार्ज है। Q1 का O के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का R2, Q3 का R3 एंड Q4 का R4 डॉट 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 Qn का Rn हम ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक चार्ज जोड़ लेते हैं Q0, जिसका पोजीशन वेक्टर R0 है। इस Q0 को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश की दो खास बात है। पहली बात, Q0 को हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, परीक्षण आवेश हमेशा प्लस में लेंगे। कहीं पर भी हम परीक्षण आवेश शब्द लेंगे तो आप समझ लेना कि वो चार्ज पॉजिटिव है। और सेकेंड, Q0 टेंड्स टू 0, इसका मतलब इस आवेश की जो वैल्यू है वो नगण्य है। इसकी वैल्यू नगण्य है, इसका मतलब इसका स्वयं का आवेश, इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसका विद्युत क्षेत्र ना के बराबर बनता है। ठीक है, इसके कारण कोई दूसरा आवेश इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। इस Q0 पर कौन कौन बल लगाएगा? भाई Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा, Qn भी लगाएगा। सब इसके ऊपर, जैसे Q1 लगाएगा केंद्र से केंद्र की ओर और बल का नाम होगा F01, Q2 भी लगाएगा केंद्र से केंद्र की ओर और बल का नाम होगा F02, Q3 भी इस पर बल लगाएगा और इसका नाम हो जाएगा F03 और इसी तरह Qn भी इसके ऊपर बल लगाएगा और इसका मान हो जाएगा F0n। तो कहने का मतलब इस Q0 पर टोटल n फोर्स लगेंगे, क्योंकि n आवेश है तो बल भी n लगेंगे। तो Q0 का परिणामी बल क्या होगा? Q0 पर परिणामी बल, तब हम अध्यारोपण का सिद्धांत यूज लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत तभी यूज किया जाता है जब किसी आवेश पर दो या दो से ज्यादा फोर्स एक साथ लग रहे हो, तब हम उसका परिणामी बल ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार परिणामी बल का मान वहां पर जितने भी बल लग रहे हैं उन सब बलों का सदिश योग होता है, उन सभी बलों का सदिश योग होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। जैसे यहां पर Q0 पर F01 लग रहा है, F02 लग रहा है, F03 लग रहा है, F04 लग रहा है, F05 लग रहा है, डॉट डॉट F0n लग रहा है, इन सब का सदिश योग करना है। अब F01 की वैल्यू, तो ये Q1 और Q0 के बीच में लग रहा है, तो देखिए कूलाम नियतांक, दोनों आवेशों का गुणनफल और बीच की दूरी R10 वेक्टर का स्क्वायर और डायरेक्शन R10 कैप। इसी तरह F02 की क्या वैल्यू हो जाएगी? प्लस K Q0 Q2 R20 वेक्टर स्क्वायर डायरेक्शन R20 कैप और इसी तरह n का K Q0 Qn Rn0 वेक्टर का स्क्वायर Rn0 कैप। अब इतने बड़े फॉर्मूले को हम समीशन में यानी कि सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे,
जो चीज कांस्टेंट है उसे वैसे ही लिखेंगे, और जो चीज चेंज हो रही है Q1 Q2 Q3 तो I वा चार्ज हो जाएगा QI। नीचे RI0 वेक्टर का स्क्वायर और डायरेक्शन RI0 कैप। I की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और फाइनली n। कांस्टेंट को ऐसे कैसे लिखते हैं, और जो चीज चेंज हो रही है उसकी जगह I या J या K पुट कर देते हैं। ये आपका नेट फोर्स आ गया Q नोट पर, ठीक है। समीशन I इक्वल टू 1 to n K Q नोट QI RI नोट वेक्टर का होल स्क्वायर। R कैप की वैल्यू पुट कर देते हैं RI नोट वेक्टर अपॉन मॉडुलस RI नोट। 11th क्लास में इकाई सदिश का सूत्र था कि सदिश बटे मैग्नीट्यूड। सो वी कैन राइट I इक्वल टू 1 to n K Q नोट QI मल्टीप्लाई हो जाएगा RI नोट वेक्टर का क्यूब एंड RI नोट वेक्टर। ये आपके एफ नेट का फॉर्मूला आ गया। पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए और उसकी उत्पत्ति कीजिए, तब आपको ये डेरिवेशन करना है, ठीक है। यहां पर कूलाम बल से रिलेटेड आज हमने कूलाम का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।